हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 का पार्ट 2। और इसमें भी हमें बात करनी है औद्योगिकीकरण के युग के बारे में। औद्योगिकीकरण का युग कैसा रहा, तो भारतीय कपड़े का युग इस काल में हम देखेंगे कि जब औद्योगिकीकरण हो रहा था तो भारत में जो कपड़े का युग था वो कैसा था। भारतीय वस्त्र व्यापार एवं यूरोपीय कंपनियों का क्या प्रभाव रहा इस पर। भारत में मैनचेस्टर कैसे आया। मैनचेस्टर मतलब जो आपका सूती वस्त्र उद्योग का मेन जो एरिया था इंग्लैंड के अंदर, उसे हम बोलते हैं मैनचेस्टर। तो भारत में मैनचेस्टर कैसे आया, यानी भारत में सूती वस्त्र उद्योग को कैसे आगे बढ़ावा मिला और फैक्ट्रियों का आना, भारत में कैसे फैक्ट्रियां आई सूती वस्त्र उद्योग बनाने के लिए, सूती वस्त्र बनाने के लिए। भारतीय व्यापार पर औपनिवेशिक, ये होगा आपका औपनिवेशिक निवेशिक शिकंजा कैसे जो आपके ये उद्योग काम कर रहे थे इस पर औपनिवेशिक शिकंजा कैसे कसा गया भारतीय व्यापार पर, इसको देखेंगे। और तीसरा हम इसके बाद देखेंगे कि ये जो मजदूर थे इनमें काम करने वाले ये कहाँ से आए। तो इन सारी चीजों पर हमें बात करनी है, आगे के चैप्टर्स में हम देखेंगे। यहाँ तक हमने बात कर ली थी और अब देखते हैं कि मजदूरों की जिंदगी कैसी थी। वे मजदूर जो आए थे काहे के लिए, वे मजदूर जो आए थे बेसिकली किस चीज के लिए, उत्पाद आपके जो इंडस्ट्री है उस एरिया में लगने के लिए, उनका जीवन उनकी जिंदगी कैसी थी। तो बाजार में जो श्रम था उसकी बहुतायत थी, मजदूरों की जिंदगी पर उसका बहुत बुरा जो असर था वो पड़ रहा था। कैसे, जैसे गांव के लोगों को जब ये पता लगा कि शहरों में नौकरियों के पर्याप्त अवसर हैं तो काफी संख्या में अपने गांवों से शहरों की तरफ चल पड़े। तो गांव से निकल करके शहर में चल पड़े, क्या करने के लिए, नौकरी करने के लिए। गांवों को छोड़ दिया, अपनी खेती किसानी को छोड़ दिया और पहुंच गए कहाँ पे, शहर। नौकरी की खोज में जो ये लोग अपने गाँव को छोड़ करके आए थे, नौकरी मिलने की इन्हें संभावना थी, मित्र कुटुंब के लोगों आदि के माध्यम से जान पहचान पर निर्भर करती थी। सबको मिलेगी नौकरी नहीं, जिसकी पहचान ज्यादा थी ब्रिटिशर्स से, जिसकी पहचान ज्यादा थी उसे नौकरी मिलेगी। किसी कारखाने में उनका कोई रिश्तेदार या मित्र पहले से लगा होता था, उसे मिलने की संभावना ज्यादा होती थी, जैसा हम आजकल भी देखते हैं। रोजगार या नौकरी की इच्छा से शहर में आए लोगों को नौकरी के लिए प्रायः कई सप्ताह तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। तो चले तो आते थे अपने गाँवों से नौकरी करने के लिए, आ जाते थे, लेकिन बहुत इंतजार करना पड़ता था और उसके बाद भी उन्हें नौकरी मिलेगी इसकी कोई श्योरिटी नहीं होती थी। क्यों, क्योंकि बाजार में श्रम की बहुतायत का मजदूरों की जिंदगी पर प्रभाव देख रहे हैं। कुछ बेरोजगार लोग शहरों में बने रैन बसेरों में रहते थे। जैसे अगर हम ये देखें तो ये शहरों में बने जो रैन बसेरे हैं वहां पर रह रहे हैं, बेघर हैं, भूखे हैं, काफी समय से यहाँ पर रह रहे हैं, खाने को नहीं मिल पा रहा है इन्हें, क्योंकि अभी कुछ करते हैं नहीं, जब कुछ करते नहीं है तो फिर खाने की समस्या रहेगी। कुछ श्रमिकों को पुलों के नीचे भी रातें गुजारनी पड़ती थी। बेरोजगार निर्धन कानून विभाग द्वारा संचालित किए जाने वाले अस्थायी बसेरों में रुकते थे। तो ऐसी स्थिति थी मजदूरों की जब हम बात कर रहे हैं औद्योगिकीकरण के युग की। लेकिन फिर भी क्या होता था, अधिकांश मजदूर अगले जाड़े का मौसम आने तक शहर में ही रुक जाते थे। जैसे मुंबई वगैरह में भी आजकल ये स्थिति है कि रहने की जगह बहुत आसानी से नहीं मिलती है, रुकना पड़ता है, रहना पड़ता है। बहुत बुरा जीवन उस समय का होता है जब तक वो स्ट्रगल पीरियड जो रहता है। 19वीं शताब्दी के शुरू में वेतन में कुछ सुधार आया, परंतु इससे मजदूरों की दिशा कोई बेहतर नहीं हुई। बहुत कम वेतन मिलता था, वेतन काफी कम मिलता था, तो ये भी श्रमिकों की समस्या थी। देन अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये आपको एक दिया हुआ है, स्पिनिंग इंजन के कारण रोजगार छिनना और मजदूरों के विरोध संबंधी एक घटना। जब औद्योगिकीकरण हो रहा है तो क्या होगा, उद्योगों में मशीनें आएंगी, जब मशीनें आएंगी तो श्रम कम चाहिए होगा, कम जरूरत होगी, तो मजदूर क्या होंगे, हटाए जाएंगे, उनका रोजगार खत्म होगा। अब ये ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ जब स्पिनिंग इंजन आए। स्पिनिंग इंजन का मतलब है कि जो आपका सूत डाला जाता है या कपास डाला जाता है उससे कपड़ा बनके तैयार होना या धागा बनके निकलना, वो होता है स्पिनिंग इंजन। तो जब ये होने लगा, ये आया, तो उससे क्या हुआ, कई लोगों का रोजगार छिना और उन्होंने विरोध किया। विरोध इसलिए किया कि वो लोग लगे हुए थे पहले काम पर, अब उनका काम जो था वो खत्म होने लगा था। अब हम बात करें कि उपनिवेशों में जब औद्योगिकीकरण हुआ, यानी उपनिवेश जैसे भारत, अब भारत में जब बहुत सारे कारखाने खुलेंगे, विदेशी यहाँ पे कारखाने लेकर के आएंगे, मशीनों से चीजों का निर्माण करेंगे, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत के
एरिया पर, भारत के उद्योगों पर, भारत की जनता पर, भारत के समाज पर, भारत की अर्थव्यवस्था पर, इन्हें हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं भारतीय कपड़े के युग में, यानी भारतीय वस्त्र व्यापार और उसका नेटवर्क कैसा था। तो भारतीय वस्त्र उद्योग बहुत अच्छा चलता था जब तक यहाँ का औद्योगिकीकरण नहीं हुआ था, या हम कहें कि जब तक यहाँ पर उपनिवेश नहीं बनाया गया था। हमने देखा कि भारत से जो कपड़ा था वो मिस्र तक जाता था, अफगानिस्तान, मिस्र और आपके जो वेस्ट के और भी देश थे, वेस्ट एशिया के, पश्चिम एशिया के बहुत सारे ऐसे देश थे जहां पर भारत का कपड़ा बहुत ज्यादा जाता था और उसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी। मसलिन जिसमें से एक बहुत अच्छा कपड़ा था जो वहां पर जाता था। लेकिन जैसे जैसे भारत में ब्रिटिशर्स आए, उपनिवेशीकरण भारत का हुआ, इस कपड़े की डिमांड कम हो गई। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इस डिमांड को अपने कब्जे में ले लिया। भारतीय वस्त्र व्यापार पर यूरोपीय कंपनियों का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। वही यहाँ पर कहा गया है कि 1750 के दशक तक भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला यह नेटवर्क अब टूटने लगा। पहले सारे के सारे भारतीय सौदागर थे जो अपना सामान वहां पे लेकर के जाते थे, अब उन्हें वहां से ऑर्डर्स नहीं मिल रहे थे, उनके ऑर्डर मिलने कम हो गए थे। तो अब उनका जो नेटवर्क था वो श्रिंक करने लगा था। कब से? जब से यूरोपीय कंपनी आने लगी थी व्यापार करने के लिए। यूरोपीय जो कंपनी थी वो कैसी थी? उनका माल कैसा था? सस्ता था। क्यों सस्ता था? क्योंकि मशीन से बना हुआ था, श्रम बहुत ज्यादा नहीं लगता था। भारत में कैसा है? घरेलू उद्योग है, क्वालिटी बहुत अच्छी है लेकिन महंगा है, इस वजह से वो नहीं बिक पा रहा था, ये दिक्कत आई। अब उसकी वजह से क्या होगा? बुनकरों का जो काम है वो खत्म होने लगेगा। अभी क्या कर रहे थे? बुनकर कपड़ा बना रहे थे और कपड़ा कहाँ भेजा जा रहा था? मिस्र भेजा जा रहा था, कपड़ा आपका अरब भेजा जा रहा था। लेकिन अब क्या हो गया? ब्रिटिशर्स आ गए, अपनी कंपनी ले आए, ब्रिटिशर्स ने यहाँ से कपड़ा कहाँ भेजने लगे? अरब भेजने लगे, मिस्र भेजने लगे। तो भारत के जो बुनकर थे उनका काम खत्म होने लगा क्योंकि उनके कपड़े की डिमांड खत्म होने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कपड़ा उद्योग के प्रबंधन व नियंत्रण हेतु कई सारे कदम भी उठाए गए। अब यहीं पर क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिशर्स की कंपनी थी वो जब भारत आई तो उसने कपड़ा उद्योग को और कम करने की कोशिश की। किस कपड़ा उद्योग को? भारत के कपड़ा उद्योग को। और उसको नियंत्रण करना शुरू किया। कैसे? कि जो भी कपड़ा उद्योग में लगा हुआ उद्योगपति है उसे टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। ये दूसरी बात, इतने लोगों को अपने मिल में रख सकता है, इतने को नहीं रख सकता। इस तरीके का नियंत्रण करना शुरू किया जो कि बहुत बेकार रहा। किसके लिए? भारत के उद्योग के लिए, भारत के घरेलू उद्योग के लिए। देन जैसे हम अगर यहाँ पर देखें, कंपनी द्वारा माल बेचने वाले बुनकरों पर यह पाबंदी लगा दी गई कि वह कंपनी के अतिरिक्त अन्य खरीदारों के साथ कारोबार नहीं करेंगे। हमारे साथ ही करो और हम जितना पैसा दे रहे हैं उसे रखो, उनकी दूसरे और लोग जो अच्छा पैसा दे रहे हैं उन्हें नहीं बेचोगे आप, हमें ही बेचो। ये इस तरीके की मोनोपोली खेली उन लोगों ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण का बुनकरों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव बुनकरों पर ऐसा पड़ेगा कि उनके अंदर रोष जन्म लेगा, उनके अंदर विद्रोह जन्म लेगा, जिसकी वजह से आगे हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में हमने देखा कि बुनकर वर्ग कैसे शामिल होता है, देखा था हमने इस चीज को। ठीक है, तो चलिए आज बस इतना ही रखते हैं और इसके बाद इससे आगे का पार्ट 3 हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।